रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, इसे ही हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ रिप्रोडक्शन वाले यूनिट का ये पहला चैप्टर है। आगे प्लांट्स और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है। आपने क्लास 11th में लाइफ प्रोसेसेस को बहुत डिटेल में पढ़ा, खास करके जो लास्ट यूनिट था क्लास 11th का, वहाँ आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस को, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह, जो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, उन प्रोसेसेस को जाना। यहाँ एक डिफरेंट प्रोसेस जानेंगे हम, जो कि है रिप्रोडक्शन। उससे पहले कुछ बातों को जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है तब से उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम स्पैन होता है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो उस ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेटेड नहीं होता है। आपके सामने कुछ डेटा दिया गया है यहाँ, एलिफेंट, रोज, डॉग वगैरह वगैरह। आप इनके लाइफ स्पैन को देखो और देखकर ये पता लगाओ क्या इनके लाइफ स्पैन और इनके साइज में कोई रिलेशन है। नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में ये डेटा दिया गया है और ऑब्वियसली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बातें। चलिए, ये तो कुछ सिंपल सी बात थी। अब बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देता हो, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपको तो ये बातें पहले से पता है, आपने क्लास 10th में भी रिप्रोडक्शन को पढ़ा है। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत जरूरी होता है। आप एक बात बताओ, अगर आप खाना नहीं खाओगे या सांस नहीं लोगे तो जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं, कुछ समय के बाद डेथ होनी तो निश्चित है। लेकिन क्या अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो इस वजह से आपकी डेथ हो जाएगी? नहीं। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए, किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि सारे इंसानों ने, सारे ह्यूमन बीइंग्स ने ये डिसाइड कर लिया कि चलो अब हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या 100-150 साल के बाद धरती पर आपको कोई ह्यूमन बीइंग मिलेगा? ऑब्वियसली आप भी नहीं रहोगे। तो हमने क्या देखा कि किसी खास ऑर्गेनिज्म की, किसी इंडिविजुअल की सर्वाइवल रिप्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन कोई पूरी स्पीसीज जो है उसका सर्वाइवल डिपेंड करेगा किस चीज पर? रिप्रोडक्शन पर। अगर किसी स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो कुछ समय के बाद वो स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हाँ, जो हमारे बीच वेरिएशन है, हम जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अलग सोचते हैं, अलग बिहेवियर है, ये वेरिएशन भी रिप्रोडक्शन के दौरान ही क्रिएट होता है और इनहेरिट होता है। कैसे? वो आप आगे के यूनिट्स में समझोगे, खास करके आगे के चैप्टर में भी, जहां की मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको बताऊंगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस वगैरह का जो प्रोसेस है, वहां आप बहुत अच्छे से समझोगे कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। और इनहेरिटेंस के बारे में तो अगली यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है। क्या जैसे आप पानी पीते हो, बिल्ली भी वैसे ही पानी पीती है? नहीं ना। हम लोगों की बॉडी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हमारे काम करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग तरीकों से होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, वो 2 फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पहला, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, और उस ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई अमीबा क्या करता है? फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर लेता है। क्या हम आप फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे कि कोई यीस्ट बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर लेता है। किसी यीस्ट की बॉडी पर एक बड निकला और वो बड ग्रो किया और फिर एक नया यीस्ट बन गया। क्या हमारी बॉडी पर कोई बड ग्रो कर सकता है ऐसे और उससे एक नया ह्यूमन बीइंग बन सकता है? नहीं, क्योंकि हमारी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। और ऑर्गेनिजम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में,
कितने सारे ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस आधार पर हम रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म्स को ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, और अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इसकी डिटेल तो आप आगे और डिटेल में जानोगे, आपने पहले भी इन बेसिक्स को पढ़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहां पर सिंगल पेरेंट किसी भी ऑफस्प्रिंग को पैदा करने में सक्षम होता है, और यहां जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के, और जो ऑफस्प्रिंग है वो आपस में भी एक दूसरे से क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि हम लोग सारे भाई बहन आपस में एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अपने मम्मी पापा से भी हम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो करते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होता है उनमें ऐसी बात नहीं होती है। सारे ऑफस्प्रिंग्स भी एक समान होते हैं और वो अपने पेरेंट के भी समान होते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली यानी कि जो जेनेटिक कोड होगा इनका वो, और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा, हर चीज में सिमिलर होंगे। इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमन होता है, और जो सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें होता है। कुछ प्रोटिस्ट्स और मोनेडन्स जहां की यूनिसेलुलर बॉडी होता है उनमें सेल डिवीजन जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर कोई सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है और वो सेल डिवाइड कर गया तो क्या होगा, एक से दो बन गया, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स या फिर यूं कह लो कुछ अलग मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग वगैरह है, जिन्हें कि हम आगे थोड़ी ही देर में पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंटल सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। अमीबा, यूग्लिना वगैरह में बाइनरी फिजन होता है। इससे कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में मिलेगा। डायग्राम को देखो, ये कहीं से भी डिवाइड कर जाता है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल कहाँ होता है, यूग्लिना में। देखो लॉन्गिट्यूडनल ये क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। अगर आप ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात करो, पैरामीशियम में होगा, ये ट्रांसवर्स डिवाइड कर रहा है। और ऑब्लिक यानी कि तिरछा कहाँ होता है, सेरेटियम में होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फिजन की अगर बात करें तो जब पेरेंट सेल ज्यादा डॉटर सेल्स में यानी कि दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में टूट जाता है, डिवाइड कर जाता है, तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसा कि आप प्लाज्मोडियम में यहां देख सकते हो, क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स छोटे छोटे बने हैं और वो सारे बाहर आ गए एक ही बार में, तो ये मल्टीपल फिजन है। एक अलग चीज होती है, क्या होता है, स्पोरुलेशन। अमीबा वगैरह में जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इसमें अमीबा अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है। ये 3 लेयर का कवरिंग होता है, इसे सिस्ट कहते हैं। इसका बनना इंसिस्टेशन कहलाता है। और इसके अंदर वो बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी में डिवाइड हो जाता है फेवरेबल कंडीशन आने पर। ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी में, बहुत सारा होता है ये। और जब फेवरेबल सिचुएशन होता है तो इसका ये सिस्ट जो है ना वो मॉइस्चर लेकर ब्रेक कर जाता है, और ये सारे के सारे छोटे छोटे अमीबी यहां से बाहर निकल जाते हैं। ये जो छोटे छोटे अमीबी हैं इन्हें स्यूडोपोडियोस्पोर कहा गया है। क्या कहा गया है, स्यूडोपोडियोस्पोर कहा गया है। और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि स्यूडोपोडियोस्पोर कहां मिलेगा, तो कहां मिलेगा, ये अमीबा में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, जो कि है बडिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है इसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ निकलती है जिसे कि हम बड कहते हैं। वो थोड़ी सी डेवलप होती है और फिर डिवाइड करके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देती है। ये किस में मिलेगा, कोई यीस्ट में मिलेगा, हाइड्रा वगैरह में मिलेगा। तो ये था बडिंग। फिर बात आती है फ्रैगमेंटेशन की, जहां पर कि एक पेरेंटल बॉडी ब्रेक कर जाता है दो या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट्स में, और ये सारे फ्रैगमेंट्स इंडिविजुअली ग्रो कर जाते हैं अलग अलग। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। यहां देखो एक पेरेंट बॉडी है और ये डिवाइड कर गया दो अलग अलग हिस्से में। ये था फ्रैगमेंटेशन। आपने इन चीजों को पहले भी पढ़ रखा है क्लास 10th में। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है।
जू स्पोर्ट्स मिलेंगे आपको क्लेमाइडोमोनास में, देखो यहां पर डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। कोनिडिया पेनिसिलियम में मिलेगा। बर्ड्स हाइड्रा में मिलेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था आपको। और जेम्यूल्स मिलेंगे आपको स्पॉन्ज में। तो ये कुछ चीजें हैं, कभी कभी डायग्राम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। डायग्राम जो है वो आपको किसी भी चीज को मेमोरी में ज्यादा समय तक रखने में बहुत हेल्प करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? फ्लावर। लेकिन कभी अगर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट बन जाता है तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कोई भी हिस्सा जो पार्टिसिपेट कर रहा हो उसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। कुछ एग्जांपल, जैसे कि पोटैटो में आईज होती हैं, आप देखे हो, आपको पता है। जिंजर में ये जो बहुत सारे छोटे छोटे बड्स के जैसे होते हैं ना, उन्हें हम राइजोम कहते हैं। बल्बिल मिलेगा आपको अगेव में। लीफ बर्ड्स ब्रायोफाइलम में। ऑफसेट मिलेगा वाटर हायासिंथ में, जो कि आप यहां देख रहे हो डायग्राम में। ब्रायोफाइलम में आपको पता होगा कि लीफ के किनारे से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, इन्हें हम लीफ बर्ड्स कहते हैं। ऑक्जेलिस में रनर मिलेगा। ऑक्जेलिस जो कि कुछ यूं होता है ग्रीन कलर का, आपके भी आंगन वगैरह में ये उग जाता होगा। और इसे बचपन में हम लोग टेस्ट करते थे, थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता था ये। और यही क्या है? ऑक्जेलिस है। इसमें क्या होता है? रनर पाया जाता है। ये नीचे नीचे ही क्या करता है? एक से दूसरा प्लांट को बना देता है, जमीन के पैरेलल चलता है और फिर उस वहां पर नया प्लांट ग्रो कर जाता है। सकर मिलता है मिंट में। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जिनका कि ये जो एग्जाम्पल वगैरह है ना, ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। यहाँ पर फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ी सी कम है, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। देखो, एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हायासिंथ, आपने जल कुंभी के बारे में तो सुना होगा, सुना नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा आपने। शहर से बाहर जाने पर रोड साइड में गड्ढों में जब पानी जमा रहता है, वहां आपने इस पौधे को जरूर देखा होगा, जो कि पानी के ऊपर यहां से वहां पूरे एरिया को कवर कर लेता है। ये इंडिया में लाया गया था इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीफ के शेप की वजह से। देखो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये काफी इन्वेसिव वीड है। ये पानी के ऊपर काफी तेजी से फैल जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है और पूरे के पूरे पानी का पूरा एरिया ये कवर कर लेता है। फिर क्या करता है? ये ऑक्सीजन ड्रेन आउट कर लेता है और वाटर में जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, क्या होना शुरू हो जाएगा? फिशेस मरने लग जाएंगी, डेथ ऑफ फिशेस। और ये प्रॉब्लम सबसे पहले पहले कहां किया था? बंगाल में किया था, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। हालांकि अब तो ये पूरे इंडिया में फैल चुका है, आपने भी बहुत जगह देखा होगा इसे। देखो यहां अब हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल मोड से सेक्सुअल मोड में क्यों शिफ्ट कर गए। ये तो आपको पता है कि जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहां। कुछ एल्गी और फंजाई नॉर्मली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि एडवर्स कंडीशंस आने वाली हैं, उससे जस्ट पहले वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उन्हें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होगा और वेरिएशन एडवर्स कंडीशन के दौरान सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ह्यूमन बींग्स का एक पॉपुलेशन है जिसमें कि 100 ह्यूमन बींग्स हैं, 100 लोग हैं। 100 लोगों में अलग अलग वेरिएशन है, कोई भी तो एक समान नहीं है। हम एक वेरिएशन की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर को भी वो बीमार हुए बिना बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे लोग मान लो कि 100 में कितने हैं? 5 हैं मान लो। और जो नॉर्मल हैं, जो कि ज्यादा गर्मी में परेशान हो जाएंगे, ऐसे हैं 95। अब मान लो क्या हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि अर्थ का टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज करने लग गया। अब ये जो 95 लोग हैं, इन्हें सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, ये ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगे उस टेम्परेचर पर और इनकी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। लेकिन ये जो 5 लोग हैं, ये काफी आसानी से जिंदा रह लेंगे उस टेम्परेचर पर भी। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसा वेरिएशन है और यही 5 लोग आगे चलकर रिप्रोड्यूस करेंगे और ह्यूमन बीइंग्स के पॉपुलेशन को फिर से क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। आपने देखा कि अगर ये वेरिएशन नहीं हुआ रहता, अगर 100 के 100 लोग ऐसे ही होते जो कि ज्यादा गर्मी में मर जाते, तो ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन क्या हो चुका होता? एक्सटिंक्ट हो चुका होता। यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म जब एक जैसे होते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि किसी एडवर्स कंडीशन में वो सारे के सारे एक साथ खत्म हो जाएंगे।
लेकिन वेरिएशन इस चांस को बनाए रखता है कि वो सरवाइव कर जाएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव कर जाएंगे और फिर वो उस स्पीसीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वो क्या? वेरिएशन। और आगे जो भी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्विच कर गए हैं। कुछ हायर प्लांट्स हैं ऐसे जिनमें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। ज्यादातर एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, ये तो आपको पता है। यहां तक बातें थी, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा, टाइप्स को देखा, और अब तक हमने ये भी जान लिया कि ऑर्गेनिजम्स क्यों एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ स्विच कर गए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।